कल्पना कीजिए उस दौर की जहां बाहर विदेशी सेनाएं आपकी जमीन को रौंद रही हैं। आपका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है, लेकिन आप बेखबर हैं, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया एक बिसात के 64 खानों में सिमट गई है। शतरंज के खिलाड़ी केवल मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सोई हुई आत्माओं की दास्तां है जिन्होंने खेल की जीत को राष्ट्र की हार से बड़ा मान लिया। यह कहानी है उस अंधी विलासिता की जहां वफादारी और गैरत का गला घोंट दिया जाता है और अंत में बचती है तो बस एक वीरान मस्जिद और 2 बेजान लाशें। तार्किक दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से सामंतवाद के पतन और नागरिक चेतना के अभाव का विश्लेषण करते हैं। वाजिद अली शाह का लखनऊ विलासिता में डूबा है, लेकिन यह विलासिता वीरता से रहित है। प्रेमचंद यहाँ एक कड़वा व्यंग्य करते हैं कि जो हाथ अपनी रक्षा के लिए तलवार नहीं उठा सके, वे एक मामूली खेल के विवाद में एक दूसरे का खून बहा देते हैं। यह कहानी तर्क देती है कि जब किसी समाज की प्राथमिकताएं व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय हितों को त्याग देती हैं, तो उस समाज का पतन निश्चित है। नमस्कार, मेरी बात सुनो पर आप सभी का स्वागत है। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर उस दौर में चलेंगे जहां लखनऊ की गलियों में अफीम की खुशबू और शतरंज की चालों का शोर था। प्रेमचंद की कालजयी रचना शतरंज के खिलाड़ी के बहाने आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों एक जीता जाता साम्राज्य महज एक खेल की भेंट चढ़ गया। चलिए इस कहानी की गहरी परतों को खोलते हैं। शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की पीनखी के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। कर्मचारी विश्ववासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलावत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त था। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है। कहीं चौरस बिछी हुई है। पौबारह का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफरीम खाते या मदक पीते। शतरंज ताश गंजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है, ये दलील जोर के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है, इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। घर बैठे चकोतिया करते। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दावपेच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है। यहां से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरख्वान बिछाओ। यहां तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवानखाने में बाजियों होती थी, मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश हों। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे, बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता,
न घर का न घाट का। बुरा रोग है, यहां तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोचती रहती थी, तब तक उधर बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी, क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलावें, पर रूबरू वह कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहां से दवा ले आए, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा ने कहा, चल अभी आते हैं। बेराम का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहा कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहां चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किश्तों में मीर साहब की मौत हुई जाती थी। झलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा जी, हां चला क्यों न जाऊं, 2 किश्तों में आपको मौत होती है। मीर जनाब, इस भरोसे में न रहिएगा। वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मौत हो जाए। पर जाइए, सुन आइए, क्यों ख्वाह उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मौत ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्जा, अरे यार जाना ही पड़ेगा हकीम के यहां, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूं। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आवेंगे मैं मुहरे में हाथ न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेराम साहबा ने त्योरिया बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूं, मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूं। बेगम, क्या जैसे वह खुद निकट्टू ही वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला है? और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा में भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, नहीं तो बेकार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब को किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए। लो यह किश्ता। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे जवान हैं, लाल बंदरों से मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा यह किश्ता। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहां तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है।
कुछ अबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी यह किश्त, बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी, आज तो रोजा है। क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा। लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिदली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए शह। मिर्जा, जनाब, जरा ठहरिए। इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहें, यह ऐश वहां कहाँ नसीब होगा। यह किश्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हां, सो तो है ही, यह लो फिर किश्त। बस अब की किश्त में मात है। बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय, गरीब वाजिदली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और मात। लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब के मातम में मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। 4 शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीले आकर अपने घोंसलों में चिपटी। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक नेक चाल ऐसी बेढबा पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के ग्रगेजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेंप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहां तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल न बदला कीजिए। यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए। जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए। यह आप मुहरे पर ही क्यों हाथ रखे रहते हैं। मुहरे छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे, मुहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध-आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहर वहीं रख दीजिए। की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में जा पहुंचते थे।
एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर को दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता। क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बता लाऊं? हुजूर से तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदारी है कि दिलगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊंगा। साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी न हो। मीर, कमबख्त कल आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या? कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी? हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब भूल कर भी घर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बराल में एक छोटी सौ दरी दवाए, डिब्बे में गिलोरिया भरे, गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा में भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, नहीं तो बेकार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब को किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए। लो यह किश्ता। मीर, तोपखाना भी है। कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे जवान हैं। लाल बंदरों से मुंह है। सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब, हीले न कीजिए। ये चकमे किसी और को दीजिएगा यह किश्ता। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। यहां तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ अबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी यह किश्त, बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी,
आज तो रोजा है। क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है? मिर्जा, जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है? मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा। लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिदली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए शह। मिर्जा, जनाब, जरा ठहरिए। इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहें, यह ऐश वहां कहाँ नसीब होगा। यह किश्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हां, सो तो है ही, यह लो फिर किश्त। बस अब की किश्त में मात है। बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय, गरीब वाजिदली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और मात। लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब के मातम में मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। 4 शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीले आकर अपने घोंसलों में चिपटी। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक नेक चाल ऐसी बेढबा पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के ग्रगेजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेंप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहां तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल न बदला कीजिए। यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए। जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए। यह आप मुहरे पर ही क्यों हाथ रखे रहते हैं? मुहरे छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे, मुहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध-आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहर वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्ती पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं। मुहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मौरूस में क्यों रखूं? हाथ से मुहरा छोड़ा कब था? मिर्जा, मुहरा आप क़यामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही न होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। जीतता। मीर, धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है। धांधली करने से कोई नहीं।
मिर्जा तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मोर वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा क्यों न रखिएगा? आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो तो हमेशा घास छीला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है। जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर क्या? घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे। यहां तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं। मिर्जा अजीजा ये भी गाजी उद्दीन हैदर के यहां बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिलगी नहीं। मीर क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे। यहां तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा अरे चल चरकटे, बहुत बढ़कर बातें न कर। मीर जुबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं। यहां तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। ए हौसला? मिर्जा आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर तो यहां तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था। सभी तलवार, पेशकब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे? पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैंतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई। दोनों जख्मी होकर गिरे। दोनों ने वहीं तड़पतड़प कर जाने दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था। बाप्ती बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। कहानी के अंत में जब मिर्जा और मीर एक दूसरे के खून से लथपथ होकर दम तोड़ देते हैं तो कलेजा कांप उठता है। सोचिए, जिनके पास अपने बादशाह को बचाने के लिए रत्ती भर भी साहस नहीं था, जो अपनी रियासत को लुटता देख कतरा कर निकल गए, उन्होंने शतरंज के एक मोहरे के लिए अपनी जान दे दी। यहां प्रेमचंद की कलम रो पड़ती है। वह सन्नाटा चीख चीख कर कहता है कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारी और ज़मीर खो देता है तो उसकी वीरता सिर्फ अपनों के खिलाफ ही निकलती है। वतन रोता रहा, बादशाह कैदी बन गया और ये दो शूरवीर एक बिसात पर ढेर हो गए। तो दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी हमें आईना दिखाती है कि कहीं हम भी तो आज के दौर में किसी ऐसी ही काल्पनिक बिसात पर नहीं उलझे हैं। क्या हम भी बड़ी समस्याओं से आंखें मूंदकर छोटे छोटे विवादों में अपनी ऊर्जा तो बर्बाद नहीं कर रहे? प्रेमचंद की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि होश तब तक संभाल लेना चाहिए जब तक कि बाजी हाथ से निकल ना जाए। उम्मीद है आज का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। साहित्य की ऐसी ही गहरी बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए, सोचते रहिए और मेरी बात सुनो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।